स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पावर वायरिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पावर वायरिंग क्या है और किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। इंस्टॉलेशन करते समय किन किन बातों को विशेषकर ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं पावर वायरिंग क्या है। पावर वायरिंग को दो रूपों में परिभाषित किया गया है। पहला है 15 एम्पियर के सॉकेट वाली पावर वायरिंग। इसके अंतर्गत हीटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ओवन इस प्रकार के विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं। इनकी वायरिंग घरेलू वायरिंग यानी कि डोमेस्टिक वायरिंग के अनुसार ही की जाती है, जिसकी चर्चा इंटरनल वायरिंग के चैप्टर के अंतर्गत की गई है। दूसरी प्रकार की जो पावर वायरिंग है, इसके अंतर्गत सामान्यतः मोटर इत्यादि की वायरिंग जो कि फैक्ट्रियों, मिलों, कार्यशालाओं, पंप सेटों इत्यादि में उपयोग किया जाता है। मोटर के शक्ति तार स्थापन में हैवी गेज कंड्यूट पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विशेषकर भारतीय विद्युत अधिनियम 50 और 51 का विशेष ख्याल रखा जाता है। आइए देखते हैं सामान्य नियम क्या हैं पावर वायरिंग के। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शक्ति तार स्थापन में हैवी गेज कंड्यूट यानी कि हैवी गेज मेटल कंड्यूट व फ्लेक्सिबल का उपयोग चालकों को ले जाने में किया जाना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत मेटल कंड्यूट का प्रयोग करना चाहिए और वो रिजिड हो, दृढ़ हो या फ्लेक्सिबल हो, दोनों हैवी गेज होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग परिपथ का उपयोग करना चाहिए। यानी कि किसी संस्थान में अगर 10 मोटर लगे हुए हैं, किसी लैब में 10 मोटर लगे हुए हैं, तो उनके लिए प्रत्येक के लिए एक अलग अलग परिपथ बनाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही परिपथ से कई मोटर्स को सप्लाई दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर धातु आवरण युक्त होने चाहिए। यानी मेटल कवर्ड, मेटल शीथ होनी चाहिए, मेटल क्लैड होनी चाहिए। लकड़ी का बोर्ड इसमें उपयोग करने से बचना चाहिए और सामान्यतः मेटल क्लैड बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी स्विच, वितरण बोर्ड, स्टार्टर आदि को लोहे के बोर्ड पर यानी कि आयरन क्लैड बोर्ड पर स्थापित करना चाहिए। कंड्यूट नली के अंदर केबल में जोड़ नहीं लगाना चाहिए। यानी कि एक निश्चित लंबाई का तार उपयोग में लाना चाहिए और केबल के अंदर जोड़ देने से बचना चाहिए। मोटर के लिए कम से कम 2 अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए। यानी कि सामान्यतः जो एक अर्थिंग की जाती है सेफ्टी के पर्पज़ से, अगर मोटर के लिए अर्थिंग की बात की जाए तो मोटर को 2 जगहों पर, 2 अलग अलग जगहों पर अर्थ करना चाहिए, जिससे सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास ही लगा होना चाहिए। 8वां पॉइंट है शक्ति तार स्थापन में कम से कम 2.5 mm², जिसको दूसरे रूप में देखा जाए तो 1/1.80 mm, यानी कि डायमीटर के फॉर्म में देखा जाए तो उसमें उसका डायमीटर 1.80 mm या 2.5 mm² कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इससे कम साइज का एल्युमिनियम चालक या 1.93 mm² यानी कि 3/0.915 mm कॉपर चालक का उपयोग करना चाहिए। या सिंपली वे में कह सकते हैं कि इससे कम साइज का कोई भी तार, चाहे एल्युमिनियम का हो चाहे कॉपर का हो, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मोटर को निर्मित नींव पर स्थापित करना चाहिए, यानी कि फाउंडेशन बना करके उनको स्थापित करना चाहिए। मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर दीवार पर या स्टैंड लगाकर दिए जाने चाहिए। यानी कि उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगाकर दीवार पर इंस्टॉल करें या स्टैंड बनाकर इंस्टॉल करना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि स्टैंड पर लगाए जाते हैं तो स्विच बोर्ड इत्यादि के पीछे कम से कम 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर जिसे कहते हैं, उतने की जगह जो है पीछे छोड़ देनी चाहिए या
उतनी की जगह बची रहनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में या उसको इंस्टॉल करते समय और भविष्य में मरम्मत, रिपेयरिंग इत्यादि में सहूलियत हो। मोटर की स्थिति भी दीवार से कम 0.70 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर की फर्श से जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। ये मिनिमम हाइट है। स्टार्टर की जो ऊंचाई है वो फर्श से 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। इससे कम ऊंचाई पर स्विच बोर्ड हो या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, स्टार्टर हो, इनको नहीं रखना चाहिए। फाउंडेशन की फर्श की ऊंचाई 20 से 50 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। सामान्यतः जो मिनिमम हाइट है वो है 20 से 50, मतलब विशेषता इसको 50 सेंटीमीटर पर ही रखना चाहिए। अगर नीचे करना हो तो इसे 20 सेंटीमीटर तक ले जाना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच नींव की ऊंचाई रखनी चाहिए फर्श से। वायरिंग की क्षैतिज रन जो है, वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर या मेन स्विच की ऊंचाई पर होना चाहिए। 16वां पॉइंट है इसमें, यदि वायरिंग भूमिगत अंडरग्राउंड हो यानी ट्रंच के माध्यम से ले जाई जाती है तो ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी 20 सेंटीमीटर की भूमिगत नाली बना करके उसमें पाइप को ले जाया जाएगा, जिसमें बालू, सैंड इत्यादि डाला जाता है। 17वां पॉइंट है, मेन स्विच से मोटर स्विच तक जो कंड्यूट है वो रिजिड होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। मोटर स्विच से स्टार्टर तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट होनी चाहिए, जिसकी लंबाई जो है मैक्सिमम जो दी गई है 0.5 मीटर, मतलब इतना प्रयोग करना चाहिए क्योंकि कनेक्ट करना होता है मेन स्विच से स्टार्टर तक, इसलिए 0.5 मीटर पर्याप्त लंबाई है। स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल या रिजिड कंड्यूट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये हैं कुछ सामान्य नियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। मोटर की विद्युत धारा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर कैसे करते हैं, उसमें फार्मूला कौन सा उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ मोटर की निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर क्या होगी। ये पावर होगी, इसको Q से डिनोट किया गया है। Q इक्वल टू HP इंटू 735.5 जो वाट में आएगा, यानी मोटर की सामान्य रेटिंग 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP इस तरह से दिया जाता है। तो उनको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 735.5 वाट से मल्टीप्लाई करके वाट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यहाँ 735.5 1 HP की वैल्यू है, जिसके द्वारा HP में दी गई वैल्यू को वाट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। सबसे पहले इसमें ज्ञात करना हमारा उद्देश्य होता है कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा के लिए फार्मूला है Q बाई ईटा इंटू V। ईटा जो है इसमें एफिशिएंसी है, V अप्लाइड वोल्टेज है, Q जो है मोटर का आउटपुट पावर है जो कि वाट में दिया गया है। और यह फार्मूला है DC मोटर्स के लिए। अगर AC मोटर की बात करें तो AC में हम जानते हैं कि दो तरह के मोटर होते हैं, एक सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। तो सिंगल फेज के लिए फार्मूला है Q बाई ईटा इंटू V इंटू cos फाई। V वोल्टेज, ईटा एफिशिएंसी और cos बाई पावर फैक्टर, जो कि AC के केस में होता है। पावर फैक्टर इज सिंपली नोन एज एंगल बिटवीन V एंड I इन अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट के केस में। वहीं अगर 3 फेज मोटर्स की बात करें तो उसमें 3 फेज सप्लाई प्रयोग की जाएगी। उसमें धारा ज्ञात करने के लिए फार्मूला है Q बाई अंडर रूट ईटा इंटू V इंटू cos फाई। यहाँ से हम मोटर कितनी धारा लेगा ऑपरेटिंग कंडीशन में उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला जानने के बाद आइए देखते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स जो कि मोटर के साथ दिए रहते हैं, नहीं दिए हो तो उनके लिए एक निर्धारित टेबल है जिससे हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर HP की मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए और उनका पावर फैक्टर कितना लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है HP
यानी कि अश्व शक्ति, नीचे लिखा है इफ़िशियंसी यानी दक्षता, और सबसे नीचे है शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर। यह टेबल है कि दिए गए एचपी के लिए उस मोटर की इफ़िशियंसी क्या होगी, उसकी शक्ति गुणक क्या होगा। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे 1 HP से कम की जो मोटर्स होगी उनके लिए एफिशिएंसी जो है वो है 0.5 से 0.65 यानी कि 50 से 65%, और पावर फैक्टर है 0.60। 1 HP से 2.5 HP तक की मोटर के लिए एफिशिएंसी 0.7 से 0.75 यानी कि 70 से 75%, और पावर फैक्टर है 0.70। 2.5 HP से 5 HP तक के लिए हम ले सकते हैं 75% से 80% एफिशिएंसी और 0.75 पावर फैक्टर। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 5 HP से 20 HP तक की मोटर्स के लिए एफिशिएंसी 80 से 85% और शक्ति गुणक जो है वो 0.80। इसी तरह से लास्ट में 20 HP से अधिक मोटर्स जो है वो 0.85 से 0.90 तक एफिशिएंसी होगी और उसका पावर फैक्टर होगा 0.90। तो एक टेबल है जिससे हम दिए गए एचपी के अनुसार उस मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर टेबल से ज्ञात कर सकते हैं और उनको उस फार्मूले में, पावर वाले फार्मूले में रख करके हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मोटर कितनी करंट लेता है उसको हम जान सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि एक पर्टिकुलर एचपी के मोटर के लिए उनकी एफिशिएंसी कितनी ली जाती है उसको आप यहाँ से बता सकते हैं कि जैसे कि 5 HP तक की मोटर के लिए एफिशिएंसी कितनी ली जाती है 0.75 से 0.8 तक यानी कि 75 से 80%, और पावर फैक्टर जो होगा वो 0.75 लिया जा सकता है। 20 HP से ज़्यादा अगर मोटर की HP पावर हो, हॉर्स पावर रेटिंग 20 HP से ज़्यादा हो तो उसमें एफिशिएंसी कितनी होगी 85 से 90%, और पावर फैक्टर जो होगा वो होगा 90% से अधिक यानी कि 0.90। यहाँ एक 5 HP के मोटर के लिए पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन का सिंगल लाइन डायग्राम दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से मेन उपकरण हैं इसके साथ। ये इनकमिंग सप्लाई है, ये है मेन स्विच, उसके बाद TPIC मोटर स्विच, उसके बाद ड्यूअल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए है कि यहाँ मोटर की रेटिंग जो है वो 5 HP दी गई है, यानी कि 5 HP तक की मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। उनकी ऊंचाई जो है वो होगी 1.5 मीटर मिनिमम, जो कि यहाँ दी गई है 2.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि यहाँ ये मोटर दिया गया, मोटर जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। मोटर की अर्थिंग यहाँ पर दिखाई गई है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट की बात करें, इसमें जो प्रयोग हुआ है उसकी लंबाई दी गई यहाँ पर 1.2 मीटर। IC का मतलब होता है यहाँ पे आयरन क्लैड IC बोर्ड, आयरन क्लैड बोर्ड, और यहाँ पर मोटर की अर्थिंग भूतार को जोड़ने के लिए 15 mm GI कंड्यूट, यानी कि जो 15 mm की कंड्यूट है GI की गैल्वेनाइज्ड आयरन, वो अर्थिंग वायर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। इस प्रकार हमने देखा कि पावर वायरिंग क्या है, 15 एम्पियर के सॉकेट वाली पावर वायरिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, मोटर्स के लिए उपयोग की जाने वाली पावर वायरिंग किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, किन किन उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित नियम क्या हैं, इनमें कौन से फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए कौन सा फार्मूला उपयोग में लाया जाता है, और ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इनको हमने आज इस पावर वायरिंग के टॉपिक के अंतर्गत देखा। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।